तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो बड़ी ही प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है, इसके बारे में मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पर लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं कि मंथली करंट अफेयर की वीडियो जो है वो आप लोगों की अपलोड कर दी गई है, जो कि कंप्लीट अप्रैल मंथ का करंट अफेयर लगभग 2 घंटे की वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो काफी डिटेल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग कवर किए गए। तो एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और यार पेपर आप लोगों के पास में आ रहे हैं तो जो भी फटाफट इनका रिवीजन कर डालो, जो भी आप लोगों की मंथली करंट अफेयर की वीडियो बना रखी है, इनकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, इसकी भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो सारी पीडीएफ जो है आप लोगों के पास में इकट्ठी हो जाएंगी, उनको भी आप लोग गो थ्रू हो जाना। कम से कम 2 या 3 बार वीडियो के अंदर से निकल जाओ और पीडीएफ के अंदर से, ताकि क्वेश्चन जो है आप लोगों को ये ना लगे यार ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर पता होगी। तो अगर आप लोग जितना पढ़ कर गए हैं कम से कम उतना भी अगर ढंग से कवर कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो कम से कम इतनी चीजें जरूर कवर करके आप लोगों को जानिए, ठीक है। इसी के साथ में 2 वीडियो बनाई है पॉलिटी की, उनको भी देख लेना। एक में इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किए और एक में ये बताया था कौन कौन से आर्टिकल है बेसिकली पॉलिटी के अंदर में कौन कौन सी चीजें आप लोग को पढ़ के जानी है, ठीक है। तो ये 2 वीडियो है, एक में टॉपिक बताए, एक में आर्टिकल बताए, तो भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आर्टिकल बताए थे और पॉलिटी की एक और वीडियो थी, यहाँ पर अगर जाकर आप लोग सर्च करोगे तो भी आप लोगों को मिल जाएगी। एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये वाली, ठीक है। इसमें पॉलिटी में कम से कम इतना पढ़ के जाना है, ये वाली वीडियो। तो आप लोगों को एक तरीके से पॉलिटी और करंट अफेयर जो मैं आप लोगों को रेगुलरली पढ़ाता हूं वो कम से कम इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को न छूटे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बड़ी ही प्यारी बात बोली गई, पर प्यारी बात से पहले आप लोग ये बताइए कि दिन कैसा रहा आप लोगों का, क्योंकि नया महीना है, नए महीने का एक पूरा दिन आप लोगों के हाथ से जा चुका है। पुराना महीना तो जैसा रहा तैसा रहा, पर लेकिन इस महीने में क्या इंप्रूवमेंट आप लोग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो लास्ट मंथ में रह गई थी इस महीने आप लोग ऐड करना चाहते हैं, और आज के दिन को कितना मार्क्स आप लोग देंगे। ये इंसान अगर रेगुलर कर रहा है ना, वो इंसान कभी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेगा, उसकी लाइफ में आप लोग को हमेशा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को देखता हूं कि आप लोग कितना इसको यहाँ पर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। बड़ी ही प्यारी बात बोला गया है, जो टाइम होता है ना वो आप लोग की जो चीजें होती है ना, और कोई गलत चीज हो गई उसको हील नहीं करता है, यानी कि उसको ठीक नहीं करता है। तो टाइम डजंट हील एनीथिंग, इट जस्ट टीचेस अस टू हाउ टू लिव विद द पेन। यानी कि ये आप लोगों जिसे कहते हैं ना कि घर में किसी की डेथ हो गई, तो किसी के डेथ होने की वजह से क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी भरपाई पूरी कर देगा टाइम आप लोगों के लिए, कि हाँ यार टाइम आ गया तो टाइम चला गया तो इसकी वजह से आप लोग जो है उसकी कमी फील करना बंद कर दोगे। पर हाँ, टाइम आप लोगों को इतना जरूर सिखा देगा कि उस इंसान के बिना भी आप लोग जी सकते हैं। हाँ, वो इंसान आप लोगों की लाइफ में इंपॉर्टेंट था, पर लेकिन जिंदगी जो है वो चलती रहती है। इसका मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा सो मस्ट गो ऑन। अभी कोविड-19 के टाइम पर कितने सारे अपने हम लोगों ने खोए, पर लेकिन जिंदगी नहीं रुक रही है, रेगुलर सारी चीजें चल रही हैं। तो वो चीजें हम लोग को टाइम सिखाता है। तो टाइम हमेशा एक सबसे बेस्ट टीचर माना जाता है। तो टाइम हमेशा, अगर कोई इंसान टाइम को इंपॉर्टेंस देता है तो उसकी जिंदगी में आप लोग को बहुत सारी चीजें जो है वो इंप्रूव होती नजर आएंगी। तो कुछ भी करने का टाइम के साथ खिलवाड़ मत करना, ठीक है। जिंदगी में चाहे कोई भी चीज बेकार कर लेना, टाइम बेकार मत करना। कोई भी चीज यार खराब हो जाए जिंदगी में उसको खरीद लोगे आप लोग, पर लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है, चाहे कितने भी बड़े करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, इलोन मस्क ही क्यों ना हो, टाइम नहीं खरीद पाएगा भाई, ठीक है। तो ये आप लोग देखना। तो इसलिए जिंदगी में टाइम को कभी बर्बाद मत करना, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, मैं आशा करता हूं आप लोग इसको माइंड में जरूर उतारोगे अंदर तक, ओके। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों के सामने है बेसिकली ये अप्रैल का, यहां पर गलती से लग गया, मई स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मई का इंपॉर्टेंट डे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। अभी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि अप्रैल मंथ का भी जो सारी इंपॉर्टेंट डे और थीम है, ओनली 10 मिनट की वीडियो है, उसको जाकर देख लेना। 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर बन जाता है तो छूटना नहीं चाहिए। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, यहां पर जो पहला इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने, ये है 1 मई का। यहां पर बात की जा रही है वर्कर्स डे, या फिर इंटरनेशनल लेबर डे बोलते हैं आप लोग यहां पर इसको। ये जो डे है बेसिकली हमारी सोसाइटी में हर एक एरिया में जहां भी कोई काम चल रहा है वहां पर कोई ना कोई लेबर काम कर रही है। आप लोग की थाली में जो खाना आता है ना कोई किसान ने लेबर फोर्स अपनी लगाई है, उसके बेस पर आप लोग की थाली में खाना पहुंचता है। ये जो लेक्चर आप लोगों तक पहुंच रहा है ना, इसके पीछे किसी ने काम किया है, जब तक आप लोगों के पास में लेक्चर पहुंच रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अगर यहां पर बात की जाए तो जिंदगी में आप लोग जो भी आज के में देख रहे हैं, अपने हाथ में मोबाइल है, किसी ने मोबाइल बनाया होगा, तो हर एक लेवल पर कोई ना कोई वर्कर जो है वो काम कर रहा है, कोई ना कोई इंसान काम कर रहा है। तो उसको अप्रिशिएट करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये यहां पर इंटरनेशनल लेबर डे बात करता है। 1 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके चलते हम लोग यहाँ पर बेसिकली वर्कर का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये माना जाता है कि एटलीस्ट 8 घंटे यहाँ पर काम करने की बातें की जाती है।
देखिए नॉर्मली अगर बात करें 8 घंटे मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं ये चीज लिखकर, अगर 8 घंटे आप लोग बैठकर, वो नहीं कहते कि एक टेबल चेयर पर बैठकर अगर आप लोग रीडिंग करते हैं बिना किसी के डिस्टरबेंस के, जिंदगी में से सब कुछ कट कर कर, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ये 8 घंटे में वो बोल रहा हूं जिसमें ना तो आप लोगों के यूट्यूब के लेक्चर है, ना ही आप लोगों ने किससे और कहानियां सुनी है वो है, ये बेसिकली आपकी खुद की सेल्फ स्टडी है। ये 8 घंटे जो है मैं आप लोगों को दोनों लेक्चर निकाल दूं अगर अपने यहां पर करंट अफेयर के, उसके अलावा मैं 8 घंटे बोल रहा हूं। ये वो चीजें जो आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं, वो वाली चीज अगर आप लोग 8 घंटे करते हैं तो यार कोई आप लोग का सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता। पर उन 8 घंटे में आप लोग को अपना माइंड स्टेबल रखना पड़ेगा। जहां पर आप लोग माइंड लगा रहे हैं वहां पर बिल्कुल लगना चाहिए। ये नहीं कि मन में कहानियां चल रही हैं, वो नहीं कहते चित्रहार चल रहा है, पुराने टाइम पे चित्रहार आया करता था, ये चित्रकला चल रहा है आप लोग के दिमाग में। बेसिकली जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ना चाहिए, वही चलना चाहिए। और रीड बिटवीन द लाइन वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, कि एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरीके से 8 घंटे की यहां पर बेसिकली बात की जा रही है कि राइट टू वर्क में ओनली 8 घंटे एटलीस्ट यहां पर काम करने की बात की जाती है। इससे ज्यादा अगर कोई काम करने के लिए बोलता है तो फिर यहां पर उसके साथ में अत्याचार होता है। अगर मैं भी बोलूं आप लोगों को 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना है, पर लेकिन देखिए अत्याचार नहीं होगा यहां पर ये, क्योंकि ये सिलेक्शन की बात है, अब तक मेहनत नहीं की है तो अब कर लेनी चाहिए कम से कम थोड़ी सी, ठीक है। इंडियन लेबर डे जो है यहां पर, वो एक तरीके से हम उसको अलग नाम से पुकारते हैं, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन मत आप लोग रख लीजिएगा। यहां पर इंडिया के अंदर यहां पर जो लेबर डे है उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय बेसिकली श्रमिक दिवस और इसी के साथ में यहां पर कामगार दिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर अगर बात करूं तो थीम है यहां पर 2022 की, इसमें बोला गया है कि मेंटेन करनी है सेफ्टी। जहां पर भी आप लोग जाते हैं, यहां पर कहीं पर काम करते हैं, सेफ्टी काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर वुमेन के बारे में बात करें तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, ठीक है। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलानी है और कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और इसी के साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं यहां पर, तो एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। जब आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जाएंगे तो 8वां गोल जो है ये आप लोगों के बारे में बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यानी कि डिसेंट वर्क होना चाहिए, यानी कि काम करने के लिए जगह एक ऐसी होनी चाहिए जहां पर इंसान बैठकर ढंग से काम कर सके। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 के अंदर भी दिया गया है, तो इसके साथ में कनेक्ट कर आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकती है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जाकर आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। मैंने भी आप लोगों को यहां पर इसके बारे में बताया, आईएलओ के बारे में कई बार। आईएलओ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहां पर है, कब ये बनाई गई थी। और अभी आप लोगों को याद होगा मैंने जब बताया था 2019 में, अभी कौन से शायद स्टेट पीसीएस क्या फिर शायद सीडीएस या एनडीए का कौन सा पेपर था मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसमें पूछा भी गया था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब किया गया था, क्योंकि इसको 100 साल पूरे हुए थे 2019 में। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था यहाँ पर आईएलओ के 100 साल पूरे हुए थे अभी यहाँ पर। तो ये जरूर इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है और कौन है उसके चेयरपर्सन, ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट डे है यहाँ पर, ये छोटा सा डे है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हंसना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जिंदगी में ना यार गम कितने भी हो, हर एक इंसान की जिंदगी में गम होते हैं, पर आप लोगों ने कहानी सुनी होगी दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कहानी नहीं मतलब गाना है। तो इसलिए जिंदगी में अगर आप लोग मुस्कुरा देते हो ना तो जिंदगी में टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और उस काम को करने की हिम्मत मिल जाती है। टेंशन जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, पर इंसान को उसको रेगुलेट करना आना चाहिए कि टेंशन कितनी है और कैसे आप लोग उसको टैकल करते हैं। यही है बेसिकली जिंदगी का सिद्धांत। वरना हर एक इंसान की जिंदगी में टेंशन है। आप लोग क्या लग रहा है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा इंसान है धरती पर, प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी में टेंशन नहीं है भाई साहब, सबसे ज्यादा टेंशन है। एक रिक्शे वाले की जिंदगी में टेंशन नहीं है, उसकी जिंदगी में फुल टेंशन है। पर लेकिन कौन मैनेज कर पा रहा है वो सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग को इसको मैनेज करना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मेल आ रहे हैं सर एग्जाम पास में आ रहा है, टेंशन है। अभी तो अपने आप को मैनेज करना है मेरे दोस्त, आगे चलकर पूरा डिस्ट्रिक्ट मैनेज करना पड़ेगा। उसको कैसे मैनेज करोगे जब अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीजें सीखो कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है, अपने आप को किस तरीके से आप लोगों को मेंटेन रखना है जब कोई टफ टाइम आप लोगों की जिंदगी में आता है। तो 2 मई जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट करता है और अवेयरनेस फैलाता है कि हंसने का क्या महत्व है जिंदगी में, और ये कितनी सारी दिक्कतें आप लोगों की दूर कर देता है। उन्हें कहते हैं कि अगर एक तरीके से हारने वाला हंस पड़े एक बार तो जीतने वाले की खुशी आधी हो जाती है। तो आप लोगों ने वो तो डायलॉग सुना ही होगा। तो जिंदगी में खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा जिंदगी जीते रहो। उन्हें कहते हैं डायलॉग छोटा सा एक जो आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा मेरे मुंह से भी, कि मौज लो रोज लो और नहीं मिले तो खोज लो। तो यहां पर बिल्कुल सेट बैठता है। तो जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें जिससे सबसे ज्यादा खुशी आप लोगों को मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग ये कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देखेगा, ठीक है। इसी के साथ में अब जो आर्टिकल मैं आप लोगों से नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूं 2 डे के बाद में, अब वो आप लोग यहां पर देखेगा। एक और छोटी सी बात, अगर आप लोग रेगुलर कनेक्ट रहते हैं इस चैनल के साथ में तो 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है।
एक में हम लोग नैनो मैगजीन कवर करते हैं और दूसरे में पूरा कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं। नैनो मैगजीन में इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और अलग अलग जो न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहते हैं। इसमें पूरा न्यूज़पेपर आप लोगों का कवर होता है। इसमें करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आप लोगों का रहता है और इसकी पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है टेलीग्राम पर। इसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग लेक्चर को देखने के बाद में 1 मिनट लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट, पूरे लेक्चर को रिकॉल किया करोगे क्या क्या आज आप लोगों ने नया सीखा है, लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक सॉल्यूशन होता है, पर लेकिन उस सॉल्यूशन के पीछे भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम निकल कर आ जाए। तो ऐसी कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमने बोला कि कोविड-19 आ गया, कोविड-19 के चलते मास्क लगाओ, तो सॉल्यूशन निकल गया मास्क लगाओ, डिस्टेंस बनाकर रखो। हाँ भाई साहब, कोविड-19 नहीं आएगा, हम लोगों ने सुना सबने, पर सोचो कि जो मास्क हम लोग लगा रहे थे वही मास्क अगर हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए आने वाले टाइम में तो कैसा रहेगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतने सारे मास्क हम लोगों ने यूज कर डाले और खासकर वो मास्क जो यूज एंड थ्रो वाले थे, 1-2 बार यूज किया और फेंक दिया। तो ऐसे मास्क जो है इन्वायरमेंट में इतने सारे इकट्ठे हो चुके हैं कि अगर ये ऐसे ही पड़े रहे इन्वायरमेंट के अंदर में तो आने वाले टाइम में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर जब स्टडी की गई और पता चला कि यार ये तो बुरी कंडीशन है और अभी कोविड-19 गया भी नहीं है, तो सॉल्यूशन खोजना स्टार्ट कर दिया। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोगों ने नॉर्मली अगर थोड़ा सा रेगुलरली मेरे साथ में कनेक्ट है तो आप लोगों ने जनरली सुना भी होगा। आज के डेट में अगर आप लोग बात करें, जैसे कि पॉलिथीन जिस टाइम पर आया ना, उस टाइम पर भाई साहब दबाकर उसका प्रचार किया गया, पॉलिथीन यूज कर लो भाई साहब, कागज यूज करने से ना पेड़ पौधे कटते हैं, पेड़ पौधे कटने से ना एनवायरमेंट को नुकसान होता है, तो पॉलिथीन यूज करना स्टार्ट कर दो। और भाई साहब कई बार यूज कर सकते हैं, गलती भी नहीं है, कितनी अच्छी है, धुलकर फिर से यूज कर सकते हैं। रियलिटी में यार अच्छी चीज तो थी, मानना पड़ेगा, ठीक है, नहीं थी अच्छी चीज, मतलब कितनी बार आप लोग यूज कर सकते हो, पर लेकिन हर चीज की अति जो होती है वो नुकसान पहुंचाती है। तो वही पॉलिथीन जिसको हम लोग इतने शौक से लेकर आए थे कि यार इतनी शानदार चीज बना दी और उसका बखान किया गया था, वही हमारे लिए गले की हड्डी बन गई है, ना निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। तो इसी तरीके से हर एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जब अति हो जाती है ना किसी भी चीज की, वो ऐसे ही लेवल पर पहुंच जाती है। तो इसलिए हम लोग को इन चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग टाइम वेस्ट करते करते हर साल बर्बाद करते करते बढ़ रहे हैं तो एक टाइम पर अति आ जाएगी और फिर घर वाले आप लोगों के ऊपर उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कि गंडासा लेकर चढ़ जाएंगे कि हाँ भाई साहब अब तुमको हमारी माननी पड़ेगी। तो अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग चीजों को ढंग से लेकर चलोगे। तो अभी पॉलिथीन की अति हो गई तो हम लोग पॉलिथीन को बंद करने की बात करें और फिर से बोल रहे हैं कि कागज की चीजें यूज करना स्टार्ट कर दो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें यूज करना स्टार्ट कर दो। अभी यहां पर मास्क की अति हो गई है, उसी के चलते मास्क को भी बोला गया कि इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाए, या फिर इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो वेस्ट जनरेट होता है उसको कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। समझ में आ गई इतनी कहानी? अब पूरी कहानी मेरी जुबानी आगे चलता हूं आप लोगों को और बताता हूं क्या क्या घटित हो रहा है इसके बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और इन्वायरमेंट पेपर के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिंगल यूज मास्क, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक यूज एंड थ्रो वाली बात करते हैं, उसी पैटर्न में यहां पर सिंगल यूज मास्क की बात की जा रही है। ये वही मास्क है जिसको एक बार यूज कर हम लोग उसकी फिरकी बना देते हैं और फेंक देते हैं। उसी के ऊपर अभी रिसर्चर ने स्टडी की और बताया कि ये आने वाले टाइम में जो इतना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो नुकसान पहुंचा सकता है, इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अच्छी बात यह है हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका सोल्यूशन भी बता दिया। तो लग रहा है कि साइंटिस्ट जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग क्रिटिसाइज करते हो गवर्नमेंट को तो आप लोग क्रिटिकल क्रिटिसिज्म करते हो, यानी कि सोल्यूशन भी बताते हो कि गवर्नमेंट को ये करने चाहिए। तो ये भी बता रहा है कि भाई का मास्क तो आप लोग यूज करोगे मानोगे नहीं, उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हो। तो बोला जा रहा है कि सीमेंट में यूज कर लो भाई साहब। अगर इस मास्क को आप लोग सीमेंट में यूज करते हो तो इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और सीमेंट जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ज्यादा ड्यूरेबल, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला सीमेंट का मिक्सचर बन जाएगा। क्या किसी ने सोचा था कि मास्क इतना इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट में बना दे तो घर की मजबूती बन जाए? जी हां, और इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे। तो यही बात की जा रही है कि आप लोग इसको रीयूज तो कर नहीं पा रहे, डिस्पोज करने के बाद में मास्क को तो क्यों ना ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है उसको यहां से उठा के सीमेंट के अंदर डालने स्टार्ट कर दे, वरना आने वाले टाइम में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता हूं, सीमेंट जो है नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा दीवारों पर कई जगह यहां पर इस तरीके की दरारें पड़ जाती हैं और उसमें फिर यहां पर क्या होता है, कोई मतलब कबूतर हो गया, कोई तोता हो गया, कोई कौवा हो गया, वो वहां पर अपनी पोटी करता है और पोटी में से फिर पेड़ निकल आते हैं। ठीक है, जैसे ही पानी उसको थोड़ा बहुत मिलता है तो यहां पर इस तरीके से और दिक्कत क्रिएट होती है और यहां पर दीवार जो है वो बेकार हो जाती है। तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर ये यहां पर मास्क यूज किया जाता है सीमेंट के अंदर में तो भाई साहब कबूतरों को पोटी करने की जगह नहीं मिलेगी दीवार में। ठीक है, और आप लोग यहां पर पेड़ नहीं उगेंगे। मतलब कहने का यह है कि आप लोगों के यहां पर जो दीवार है वो अच्छी और एक तरीके से अच्छी रहेंगी, क्योंकि मेहनत की कमाई से बनाया गया घर है तो अच्छा चलना चाहिए। और जो मास्क आज के डेट में ये ढेर बन गए हैं कूड़े के, तो उसका भी इस्तेमाल करना हम लोग समझ जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो कि आप लोग समझ पाएंगे।
और ये इसको अंदर तक जाने देना पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट अगर अंदर तक जाएगा तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों का हल कराएगा, क्योंकि इस टॉपिक के एंड में आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। बोला ये गया कि जो सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर में, उसमें से 8% कार्बन एमिशन होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। बाहर से क्रूड ऑयल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, जिसको कच्चा तेल बोलते हो। वो कच्चा तेल हम लोग यूज करते हैं अपने आकर यहां पर कंट्री के अंदर में अलग अलग, जैसे कि गाड़ी चलानी, मोटरसाइकिल चलानी, ट्रक चलाना, जो भी हम लोग चला रहे हैं उसमें हम लोग पेट्रोल डीजल यूज करते हैं। सोचो अगर यहां पर उस पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर हम लोग यहां पर कोई ऐसा ईंधन यूज करने लगे जैसे एथेनॉल, वो हमारी कंट्री में किसानों से निकाल कर लाया जाएगा, उनके गन्ने से, उनके मक्का से, तो वो क्या रहेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा, कार्बन एमिशन कम होगा और ज्यादा फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा, बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम होगी। उसी तरीके से समझिए कि यहां पर 8% जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो सीमेंट की वजह से हो रहा है। अब सीमेंट में अगर आप लोग यहां पर मास्क को मिक्स कर इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो यहां पर सीमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो कम पड़ेगी, सीमेंट कम लगेगा, और सीमेंट कम लगेगा यहां पर, उसमें यहां पर मास्क डाल दिया तो मास्क जो है यहां पर ये और अच्छे से उसको स्ट्रांग बनाएगा, तो कार्बन एमिशन भी जो है यहां पर वो सेव होगा। तो ये भी यहां पर बात की जा रही है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो आप लोगों को देखने को मिली थी, कहां पर, ये कहां पर हुई थी बताइए, पता है ना आप लोगों को, ग्लासगो के अंदर हुई थी, जो कि यूके के अंदर में है। अब 27 और 28 कहां पर होने वाली है उसकी भी जगह बता दी गई है भाई साहब। उसका भी उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से उद्घाटन करने की बात उसकी भी हो चुकी है, तो कहां पर है वो दोनों आप लोग को बताना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कार्बन एमिशन जो 8% हो रहा है इसमें कमी आएगी, पॉइंट नंबर 1। इसी के साथ में मेडिकल मास्क जो है यहां पर ये यूजफुल है यहां पर बेसिकली कंक्रीट इंडस्ट्री के अंदर में, तो ये ऑलरेडी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया गया है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली जा रही है कि जो सीमेंट आप लोग यूज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में आप लोग मास्क यूज करो या ना करो, सीमेंट जो है अंबुजा वाले जरूर बोलेंगे कि भाई साहब वो मास्क वाला सीमेंट, मतलब 47% स्ट्रॉन्गर सीमेंट, उसमें मास्क यूज किया गया है। कोरोना से बचे या ना बचे, पर लेकिन सीमेंट ऐसा बनाएगा आप लोग घरों के घर नहीं टूटेगा। तो यहां पर 47 यानी कि 47% स्ट्रॉन्गर आप लोगों का सीमेंट हो जाएगा अगर उसके अंदर में ये मास्क वाला मटेरियल मिलाया जाता है। तो हो सकता है अगर सीमेंट वाली इंडस्ट्री को ये चीजें पता चल गई, आज के आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को मास्क देखने को मिले, ठीक है, पता चला सारे मास्क जा रहे हैं कहां पर, सीमेंट की इंडस्ट्री में। क्यों? क्यों भैया सीमेंट बनाने भाई साहब, लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, उनको मास्क दे दो, कह रहे हैं कि वो तो चलता रहेगा, पहले हमको सीमेंट बनाने दो, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को चीज देखने को मिल सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 47% आप लोगों को ज्यादा ताकतवर सीमेंट देखने को मिलेगा, तो इससे और अच्छी स्ट्रक्चर निकल कर आएगी। उन्हें कि ये पुल गिर गया, उसके नीचे दबकर लोग मर गए, बिल्डिंग गिर गई, वो हो गई, वो सारी चीजें, तो उसमें कमी आएगी, तो वैसे भी आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी बात है यहां पर। तो ये वेस्ट जो है जो मास्क से जनरेट किया जा रहा है, इसको अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर यूज कर ये कहीं ना कहीं हाई वैल्यू एप्लीकेशन इसका हो गया। यानी कि वैसे तो कूड़ा पड़ा था ना आप लोगों को यहां पर, बेसिकली आगे चलकर मछलियां खा रही है, मछलियां उसकी वजह से बर्बाद हो रही है, कोई और खा रहा है वो बर्बाद हो रहा है, दिक्कतें देखने को मिल रही है। पर क्यों ना यहां पर इसका सीमेंट बना दीजिए, उसमें यूज कर लीजिए, तो कैसा रहेगा। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि जो क्रैकिंग होती है बेसिकली दीवारों में, वो भी होगी कम, और यहां से मैंने वही बोला कि 47% यहां पर स्ट्रॉन्गर होगा, तो अच्छे घर आप लोग बना पाएंगे, बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे घर आप लोग बना पाएंगे। तो ये कैसा लगा आर्टिकल, पर्सनली पढ़कर मुझे सेटिस्फैक्टरी लगा। अभी नया नया कोरोना आया, नई नई दिक्कत आई है और आते इसका सॉल्यूशन खोज लिया। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव सोसाइटी। वरना क्या होता है, नॉर्मली हम लोग इन चीजों को इग्नोर करते रहते हैं। अपनी जिंदगी में देख लो यार, कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, छोड़कर आगे चलो देखते रहते हैं, बाद में सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्यों ही आज नहीं सॉल्यूशन निकालना है उस प्रॉब्लम का, फिर आगे आएगी, फिर बैठ के सोचोगे उसके बारे में, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आज ही उसका सॉल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। ये होता है जिंदगी जीने का तरीका। अगर रियलिटी में कुछ अचीव करना चाहते हो तो वही बात है कि गलतियों को वहीं पर ही निपटा डालो, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल समझ में आ गया, पूरा मुद्दा क्या था, इसके साथ में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से यहां पर इसको सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है, और यहां पर कितना प्रतिशत यहां पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, स्ट्रॉन्गर कितना हो जा रहा है, वो सारी बातें। अब क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन का आंसर दो, देखता हूं कितने अच्छे से टॉपिक आप लोगों ने सुना है, वो ये क्वेश्चन बताएगा। यानी कि सो रहे थे या फिर सुन रहे थे, तो वो भी तो पता होना चाहिए ना मुझे। आइए देखते हैं, यहां पर बात की जा रही है सीमेंट के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। कि बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन जो है यहां पर सीमेंट का, वो की कार्बन इंटेंसिव प्रोसीजर है, यानी कि कार्बन जो है उसका उत्सर्जन होगा। तो ये कार्बन का जो उत्सर्जन यहां पर हो रहा है वो 28% ज्यादा कार्बन एमिशन वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बोला गया कि मिक्सचर जो यूज किया जाता है, इसकी वजह से जो मटेरियल जो सीमेंट यहां पर यूज किया जा रहा है 47% स्ट्रॉन्गर हो जा रहा है आप लोगों का सीमेंट, यहां पर ये बात की गई है।
तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया दोनों ही सही है और डी में बोला गया कोई सी भी सही नहीं है। तो सही से अगर सुना होगा तो मैं आशा करता हूं मुझे निराशा नहीं मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही दोगे, ठीक है। तो यहां पर बताओ आंसर सही क्या होगा। वीडियो को पॉज कर आंसर दे लेना यार एक बार, अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ आप लोगों ने आर्टिकल अच्छे सुने। तो सही आंसर क्या है? सीधी सीधी बात है यार, बी हो गया ना सही आंसर, क्योंकि यहां पर ये 8 है, ये 2 हटा दो यहां से, 28 नहीं है, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, तो क्वेश्चन आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। एक और छोटी सी बात आप लोगों को यहां पर बता दूं, एसएलवी पीडीएफ चैनल के ऊपर जब आप लोग जाएंगे, यहां पर मैंने यहां पर ये कोर इंडस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रखी है, तो उसमें भी आप लोगों को यहां पर याद रखना है इसके बारे में। सीमेंट जो है वो कोर इंडस्ट्री का भी पार्ट है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोर इंडस्ट्री वो सेक्टर होते हैं जिनका एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। तो उसमें सीमेंट जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में 5.37% आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। तो इसलिए ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो याद रखिएगा सीमेंट के बारे में अगर कोई पूछ ले यहां पर, तो याद रखिएगा यहां पर जो टोटल यहां पर ये प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सीमेंट जो है इसमें सेकंड लास्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि लास्ट से दूसरे नंबर पर है सीमेंट, जो कि यहां पर अपना वेटेज दिखाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप लोगों की जो नॉलेज है उसमें और एक 4 चांद लगाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल यहां पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। थम्स अप जरूर देना अगर आप लोगों को आर्टिकल पसंद आ रहा है, और अगर पसंद नहीं आ रहा तो थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर बताना, ताकि आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छी सी चीजों को इंप्रूव किया जा सके। ये एक फीडबैक होता है, इसको आप लोग जरूर कंप्लीट किया करो, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ना भाई साहब, इसको सुनकर थोड़ी सी आप लोगों को अंदर से लग सकता है कि मतलब बेइज्जती की जा रही है बाकायदा, क्योंकि आप लोगों को पता है बेरोजगार लोगों की बेइज्जती बहुत होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, यहाँ पर बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। एक नया वैल्यू एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया है। अनएम्प्लॉय जो यूथ है उनके बारे में बात करूंगा, लेबर फॉर पार्टिसिपेशन के बारे में बात करूंगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग प्रीलिम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट में भी क्लैरिटी आएगी। इकोनॉमी के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, एक अच्छा टॉपिक आप लोग का रहेगा, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 और इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट, ये क्या होता है अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो इसको मैं काफी आसान शब्दों में आप लोगों को पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे। पहले समझिए कि न्यूज में किस लिए है। अभी हमारी कंट्री में यहां पर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके द्वारा यहां पर डेटा प्रस्तुत किया गया है कि इंडिया का लेबर फॉर पार्टिसिपेशन जो रेट है वो अभी डिक्रीज हुआ है, यानी कि लेबर का जो पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में वो कम हुआ है। और कितना कम हुआ है, वो बेसिकली अभी यहां पर कम हो गया, 40 पर आ गया है। पहले यहां पर 47 पर था, ऑलरेडी कम था, अभी 40 पर आ गया 2016 के कंपेयर में, और कम यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। आखिर रीजन क्या है, अगर यहां से पूछा जाए आप लोगों से कि ऐसी दिक्कतें क्यों देखने को मिल रही है, तो हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें जो महिला है वो यहां पर लेबर फोर्स से आउट हो जा रही है, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत निकल कर आ रही है। तो अभी यहां पर अगर बात करें जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है, यानी कि बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 15 साल या फिर उससे बड़ी है, यानी कि उससे ज्यादा एज की है। उनको सबको जॉब चाहिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, पर लेकिन आज की डेट में चीजें एक तरीके से मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग जिनको जॉब चाहिए उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है और दिक्कतें देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये सामने बातें निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी क्या क्या मुद्दा है। वैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का अगर आप लोगों से फॉर्मूला, यानी कि आप लोगों से यहां पर एक तरीके से इसका उन्हीं कहते एक तरीके से इसका फॉर्मूला आप लोगों से कोई पूछे क्या है, तो यहां पर पूरी लेबर फोर्स कितनी है हमारे पास में और वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं लेबर फोर्स को, तो हमारा पार्टिसिपेशन रेशियो आ जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, माइंड में क्लैरिटी होती है आप लोगों को चलेगी। पहले तो सबसे पहले यहां पर जो CMIE, यानी कि यहां पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE बोलूंगा इसको आर्टिकल में, आगे कंफ्यूज मत होना। इसके द्वारा यहां पर बेसिकली क्या बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आप लोग ये बताइए कि एक तरीके से लेबर फोर्स क्या होती है, आप लोगों से सोचिए आप लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आप लोगों से पूछ ले कि लेबर फोर्स क्या होती है, और ये पूछा भी गया है। अभी रिसेंटली यहां पर एक बंदे से बात हो रही थी, तो उससे यहां पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया यहां पर इंटरव्यू के अंदर में, ठीक है, लेबर फोर्स के बारे में। तो यहां पर लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों से पूछे, तो यहां पर बात की जा रही है कि 15 साल या फिर उससे ज्यादा का अगर कोई पर्सन है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो यहां पर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। या तो वो एम्प्लॉयड होगा, यानी कि या तो वो जॉब कर रहा होगा, या फिर वो जॉब की चाह में होगा, यानी कि वो जो होगा वो चाह रहा होगा कि उसको जॉब मिल जाए, और वो ढूंढ रहा होगा एक तरीके से बेसब्री से कि मुझे जॉब मिल जाए। तो ये दोनों जो इंसान है ये लेबर फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि अगर आज की डेट में एक कोई ऐसा इंसान है
जिसके बाप की 50 बीघे जमीन है और भाई साहब दुनिया भर का माल पड़ा है घर में और उसको बेसिकली जॉब नहीं मिली है और उसकी इच्छा भी नहीं है कि वो जॉब करे, तो वो यहां पर लेबर फोर्स का बेसिकली हिस्सा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि इच्छुक इंसान जो कि चाहता है कि उसको जॉब मिले, वही इंसान जो है यहां पर लेबर फोर्स का पार्ट होगा। ये बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखकर चलनी है। यानी कि दो कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी में एक क्या है, दोनों की डिमांडिंग क्या है, एक तरीके से जॉब, यानी कि एक तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और दूसरे की डिमांड है जॉब। तो यहां से आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें चलते हैं, यहां पर जो कैटेगरी 1 है वो तो सक्सेस हो गए, उनको जॉब मिल चुकी है, उनकी बल्ले बल्ले सब बड़ाई कर रहे हैं, वाह लड़के को जॉब मिल गई, लड़की को जॉब मिल गई। पर लेकिन कैटेगरी 2 जो है वो यहां पर मैक्सिमम लोगों की देखने को मिलेगी जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जो आतुर हैं इस चाह में कि उनको जॉब मिले। तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, यहां पर सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अगर बात करें, ये एक तरीके से वर्किंग एज को देखता है, वो वर्किंग एज जो कि 15 या फिर उससे साल ज्यादा की है यहां पर, और जो डिमांड कर रही है जॉब की, ये बात जरूर याद रखेगा, जॉब की डिमांड यहां पर बताई गई है। तो अगर कोई बात करें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, तो दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहां थोड़ा डिफरेंस तरीके से थोड़ा सा पूछा जाए आप लोगों से कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर वही आएंगे जो काम करें, नहीं भाई साहब, वो भी आएंगे जिनको काम की जरूरत है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है वो है कि इंडिया का अभी रेट कम क्यों हो रहा है, ये इतना ज्यादा कम आखिर कैसे हो गया, इतना लो कैसे हो गया। तो यहां पर देखिए मेल का जो पार्टिसिपेशन है अगर फीमेल के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो यहां पर रेशियो है वो 67.4% है और फीमेल का क्या है यहां पर, ये 9.4 है। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए यहां पर क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जो एवरेज फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो 47 है और हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से अगर बात करें इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अराउंड 25% आप लोग यहां पर देखने को मिला था। अभी यहां पर इतना भी लो आप लोगों के सामने यहां पर चीजें निकल कर आ रही है। यानी कि आज की डेट में ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस टाइम पर कि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी कम है और आज के में तो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई कोविड-19 के चलते। तो अब आप लोग समझिए यहां पर कि फीमेल के पार्टिसिपेशन की वजह से यहां पर ये दिक्कत निकल कर आ रही है। अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, हमारी कंट्री का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यार इतना सारा कम हो गया, आप लोग ये बताओ इसके कम होने के रीजन क्या है। कोई भी एक उदाहरण दो, चलो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, कोई भी एक उदाहरण दो आखिर वुमेन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रही है। खासकर लड़कियों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों कम है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वैसे आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहां पर लॉ एंड ऑर्डर। आप लोगों को देखने को मिलेगा घर से जो घर वाले हैं ज्यादा दूर भेजने के लिए लड़कियों को तैयार नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाती है कई बार कि हाँ काम तो मिल गया पर आने जाने में दिक्कत है और इतना घर पे पैसा नहीं है कि वहां पर रूम लेकर रह ले, ठीक है। वायलेंस देखने को मिलेगा अगेंस्ट वुमेन, कहीं पर छेड़खानी हो रही है, कहीं पर किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, किसी का रेप हो गया, ठीक है। सोसाइटल नॉर्म्स रहते हैं, लड़की बाहर जाकर काम करेगी, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है जिसके चलते दिक्कत क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर में। तो ये कम से कम 4 पॉइंट अगर आप लोग लिख देते हैं कि आज के डेट में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्यों यहां पर कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, इफिशिएंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ढंग से नहीं है, वायलेंस होते हैं और सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कि हाँ लड़की क्या करेगी बाहर काम जाके, आखिर में जाके तो क्या करना है कि चूल्हा बर्तन या घर के कपड़े धुलने वही सारा काम करना है, बच्चे पैदा करना। तो वो वाली आधी अभी भी सोसाइटी में कई जगह वो सोच है, तो उस सोच से हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आप लोग कम से कम बीइंग ए वुमेन, कम से कम आप लोग बीइंग ए गर्ल, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। अभी कुछ और बातें करता हूं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में अगर आप लोगों से बातें की जाए, ये पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता था, अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको आप लोग एनएसओ बोलते हैं, जो यहां पर बेसिकली इसको प्रस्तुत करता है आज की डेट में, तो इसके द्वारा 2017 से यहां पर स्टार्ट किया गया। पर लेकिन इंटरेस्टिंग है 2017 में तो एनएसओ भी नहीं था, मतलब यहां पर कोई और ऑफिस हुआ करता था जिसको एनएसएसओ बोला करते थे आप लोग। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी इसी बहाने से। तो यहां पर जो बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, इनके द्वारा कंडक्ट कराया गया 2017 से अप्रैल के महीने से। तो ये महान काम अप्रैल के महीने में होना स्टार्ट हुआ 2017 में, जिसके चलते पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया देश के अंदर में, और ये पता चला यहां से कि कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देश के अंदर में है। अनएम्प्लॉयड जो इंडिकेटर है उसके बारे में बताया गया, कितना यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन रेशो क्या है, कितना प्रोपोर्शन है अनएम्प्लॉयड लोगों का, कितना है यहां पर एक तरीके से अनएम्प्लॉयड रेट गांव में शहरों में, वो सारी बातें यहां पर बताई गई। तो इसके चलते हमारे सामने निकल कर आया यार इतने सारे लोग जो है वो बेरोजगार है
है और जबकि सबके पास में अच्छी एजुकेशन है। तो ये एक महान इंसान थे जिनका नाम था यहाँ पर अमिताभ कुंद, ठीक है। तो अमिताभ जो कुंद थे यहाँ पर, इनके द्वारा एक कमेटी हेड की गई और उनके द्वारा बोला गया यार ये काम करने स्टार्ट करो, कम से कम तुमको पता तो रहेगा किसके किसके पास में जॉब नहीं है, और फिर उसी हिसाब से आप लोग स्कीम निकाल के ला सकते हो, अपने देश में स्कीम प्रोवाइड करा सकते हो, लोगों के जॉब के बारे में बातें कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें निकल कर आई, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनएसएसओ आप लोग बोलते हो, वो आज की डेट में एनएसओ बन चुकी है, यानी कि उसका अपग्रेडेशन हो गया है। क्या हो गया उसका अपग्रेडेशन, मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। ये डेटा रिलीज करती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर यहाँ पर, और ये एवरी 5 ईयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी यहाँ पर पता चलती है। अब यहाँ पर जो एनएसओ है, जिसको मैं अभी एनएसओ बोल रहा हूं, ये पुराने टाइम पर बेसिकली अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। पहले सीएसआई इसको बोला गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, 1951 में जब बनाया गया। आगे इसका नाम चेंज करके सीएसओ कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे चल के सीएसओ तो ऐसा कैसे ही रहा, पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके ऑफिस कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे यहाँ पर एनएसएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस था, ये एक था, और यहाँ पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अलग था। दोनों को मर्ज कर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया, ये नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई और आज की डेट में यही काम कर रही है, जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, जो इससे पहले यहाँ पर 1999 में बनाई गई थी। 2 डिपार्टमेंट को मर्ज कर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इनको मर्ज कर ये बेसिकली मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अब इतनी बातें बताने के बाद में थोड़ी सी तो चुल यार मुझे भी है, वो मेरी चुल आप लोग ठंडी करो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन इसके मिनिस्टर हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको भी चुल लगी रहती है क्वेश्चन पूछने की तो मुझे वो चुल याद आ गई यार इतना पढ़ाने के बाद में इतना भी नहीं पूछूंगा तो फिर क्या पढ़ाना रह गया, ठीक है। इतना तो कम से कम हक बनता है ना मेरा भी कि हाँ इतने क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाए मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगा, चुल रहती है सर इतने क्वेश्चन पूछ लेते हो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से थोड़े से और ज्यादा पूछेंगे और ज्यादा चुल जगाएंगे, ठीक है कहाँ से लाते हो ये शब्द निकाल के। आगे चलते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के बारे में बात करें तो अभी बताएं यहाँ पर बेसिकली 2 एस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर बात की जा रही है, मेजर किया जाता है डायनामिक इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस देखने को मिलता है शॉर्ट टाइम इंटरवल में, खासकर 3 मंथ में अगर बात करें अर्बन एरिया में ओनली, जो करंट वीकली जो स्टेटस है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए क्या होता है, आज के लिए मान लीजिए सर्वे आप लोग निकालोगे, पता चला यहाँ पर किसी एरिया में लोग काम करने के लिए आए, कुछ टाइम बाद वो कहीं और जाकर काम करने लगे, तो इसलिए वो भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और इसी के साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो रूथ है यहाँ पर एक तरीके से ये एक तरीके से इसका रेशियो निकाला जाता है, यानी कि जैसा मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया था ना यहाँ पर इसके बारे में कि जो बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में, तो वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो है यहाँ पर, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये अनएम्प्लॉयड रेट, तो इसके कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात की गई कि गांव वाले और शहर वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ताकि यहाँ पर इसको एनुअली प्रॉपर वे में काउंट किया जा सके। देखिए ये ऐसी चीजें जो कि चेंज होती रहती हैं, तो इसको रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये कि पता चलता रहे कौन कौन कहां पर काम कर रहा है। अब यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और बन भी चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं जो कि बेसिकली ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि भाई साहब इनके पास में जॉब नहीं है। तो कई कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोला जाता है सबसे पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, ये ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पर मोर लोग जो है ज्यादा लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉय में जितने रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर, अगर घर में 10 आदमी हैं और 5 बीघे जमीन है, 10 के 10 उसमें लगे हुए हैं, क्यों, क्योंकि और कुछ काम करने के लिए है ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये लगता है कि चलो इसी में लगे रहते हैं, तो वहां पर उसी काम को 5 लोग कर सकते हैं, पर लेकिन वहां पर 10 लोग लगे हैं, तो एक्स्ट्रा 5 लोग क्या हो गए, वो डिस्गाइज्ड हो गए, यानी कि कुछ और काम कर सकते थे घर में और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे, पर लेकिन उसी में लगे हुए, तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर कई बार पूछ भी ली जाती है। अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर परिवार से आते हैं तो आप लोगों से तो एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां पर बन जाएगा। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए अभी गेहूं कट रहे हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा गन्ने का सीजन आएगा, ठीक है, फिर इस तरीके से पैटर्न चलता रहता है, पर लेकिन एक टाइम पर वो चीजें खत्म हो जाती है, फिर कोई और सीजन आता है, तो सीजन के बीच में जो टाइम रहता है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सीजनल जो वर्कर होते हैं, तो वहां पर फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, वो दिक्कतें निकल कर आती है, ठीक है। एक होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर मिसमैच होता है, यानी कि मेरे पास में टीचिंग की क्वालिटी है, ठीक है, किसी ने मुझे दे दिया कि यार तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, लोगों की हेल्थ देखो, मैंने कहा भाई साहब टीचर हूं मैं, नहीं डॉक्टर बन जाओ ना, आप हेल्थ भी देख लोगे, मतलब बच्चों की हेल्थ देखो, हेल्थ सही है या फिर हेल्थ गलत है, तो ये कैसे मैं बता सकता हूं, तो आप लोग समझिए इस चीज को। तो मिसमैच रहता है कि मेरी क्या स्किल है और मुझे काम क्या करने को दे दिया गया है, तो दोनों फुलफिल नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाएगी।
ठीक है। तो ये दिक्कतें कई बार देखने को मिलती है। तो स्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये अवेलेबिलिटी जो स्किल है, पर लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और की है, मिसमैच हो जाता है तो जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। एक है यहाँ पर साइक्लिकल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक बिजनेस साइकिल होती है। जैसे रिसेशन आ गया 2008 में, ठीक है, अभी कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो ऐसी अगर कोई साइकिल आ रही है, टाइम टू टाइम दिक्कतें हो रही हैं ऐसी, तो ये देखने को मिलता है कई बार जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आती है, एक तरीके का ये भी अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में एक और होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, आज की डेट में आप लोगों को पता है हम लोग कंप्यूटर यूज करें, पर लेकिन जिस टाइम पर यहाँ पर राजीव गांधी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जब बोला गया कि कंप्यूटर यूज किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए, यार कंप्यूटर तो यूज करना आता नहीं है, ये कैसी मशीन लेकर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार कंप्यूटर आएगा तो लोगों को जॉब कम मिलने लगेगी, यार ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो गए इस टाइम पर, जैसे तैसे उनके द्वारा कंप्यूटर सीखा गया और कुछ के द्वारा नहीं सीखा गया, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जॉब गई जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं है, और जिन्होंने सीख लिया वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं आज के डेट में, वो अब तक कंप्यूटर के बादशाह बन चुके हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। पर लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन जो है वो जॉब लॉस एक कैटेगरी में करता है तो दूसरी कैटेगरी में जॉब देता भी है। जैसे कंप्यूटर सुधारने वाले की दुकान आज के में हर एक सिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंप्यूटर के बेस पे कितने सारे लोगों को जॉब मिल रही है, घर से लोग काम कर पा रहे हैं कंप्यूटर के बेस पर, तो क्या जॉब कम कर दी? पर लेकिन उन लोगों की जॉब कम कर दी जिन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो टेक्नोलॉजी में जब चेंज आता है तो तब आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी बात की जा रही है कि ड्राइवरलेस कार आ रही है, तो यार ड्राइवर की जॉब कम हो जाएगी। पर लेकिन टेक्नोलॉजी यहां पर जितनी बढ़ेगी उतने सारे लार्ज स्केल पर उन लोगों को जॉब मिलेगी जो टेक्निकल फील्ड में कनेक्टेड है आज के डेट में। तो इंजीनियरिंग फील्ड में आने वाले टाइम में और अच्छा खासा बूम आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर सही तरीके से इंजीनियरिंग की है, प्रोजेक्ट को मार्केट से खरीद कर लेकर अगर नहीं आए हैं तो, ठीक है। अदरवाइज मत लेना, जोक था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग बता सकते हैं आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्या होता है, मान लीजिए आप लोग जो है काफी क्वालिफाइड लोग हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आज की डेट में आप लोग जो है जिस जॉब पर लगे हुए हैं वो जॉब आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रही, किसी और जॉब में आप लोगों को जाना है। तो यहां पर क्या करते हैं, उस टाइम पर जब एक जॉब से दूसरी जॉब में आप लोग स्विच करते हैं, उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है उसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आप लोगों को बताए, और इसके बेस पर ऑलरेडी यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो क्वेश्चन बता दो आप लोगों को। तो क्वेश्चन पूछा गया 2013 में यहां पर, और पूछा गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। एक बात की जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज लो। तो क्या है सही आंसर? आंसर यहां पर आप लोग इसका सी देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, देखिए यहां पर बोला गया कि मैंने बोला था कि 10 लोग काम कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां पर 5 लोग भी काम कर सकते हैं। तो जो 5 लोग यहां पर बेसिकली एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी तो यहां पर जीरो है ना, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। उनका तो कोई मतलब नहीं है, उनका रहना या फिर ना रहना वो एक इक्वल है यहां पर। तो ये आप लोगों से यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2013 के अंदर में। तो कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी आप लोगों के पास में होगी तो रियलिटी में आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को समझना है, चीजों को रटना नहीं है। रट कर चलोगे तो फिर कहीं पर भी आप लोग कान खड़े हो जाएंगे 1 मिनट में, पर समझ के चलोगे तो एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होगा। तो क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें मैंने आप लोग यहां पर बता दी, ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी, एक यूपीएससी क्वेश्चन भी आप लोग के सामने हो गया, और 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। थम्स अप देकर बताना कि क्लैरिटी आई है नहीं, या थम्स डाउन देकर बता सकते हैं कि नहीं आई, फिर उसको आगे आने वाले लेक्चर में आप लोगों को बेसिकली इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। ये टॉपिक बिल्कुल ऐसा ही है, टॉपिक देखने में छोटा लगेगा पर क्वेश्चन आप लोग कई सारे कवर कराए जाएंगे इसके अंदर, तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है 540 मेगावाट का, और 4526 ये करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसका नाम क्या है, कुंवर। कुंवर बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि कुंवर जल विद्युत परियोजना के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जिसको अभी हमारी कंट्री में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी कि जो हमारी कंट्री में यहां पर आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति है उसके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, और जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो कवर प्रोजेक्ट है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली ये पार्ट है इंडस बेसिन का, क्योंकि इंडस सिस्टम के साथ में कनेक्ट है यहां पर, और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करेंगे इंक्लूड करता है पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि यहां पर देखने को मिलेगा एक रिवर है जिसका नाम है किरू। तो किरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इसके साथ में कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएंगे, और ये सारा सिस्टम कहीं ना कहीं आप लोग यहां पर जो देख पाओगे ये इंडस सिस्टम का पार्ट आप लोगों को नजर आएगा। तो इसके चलते जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों का हो जाता है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस
इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा जो पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी पानी की ये संधि है जो कि बहुत पुरानी है और ये तब से अब तक चली आ रही है। ये कहीं ना कहीं ये हमारी मेहरबानी है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है उसके हाथ में कंट्रोल है मैक्सिमम रिवर का, जिसकी वजह से चल रही है। अगर पाकिस्तान के हाथ में कंट्रोल होता तो अब तक इसका राम नाम सत्य हो चुका होता। ये जो संधि है 1960 में यहाँ पर बेसिकली देखने को मिली थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारी साइड से और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान जी थे यहाँ पर, जिनके द्वारा मिलकर वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, यानी कि वर्ल्ड बैंक बिचौलिया था, अध्यक्ष क्या बोले, बस बिचौलिया बोलिए, ठीक है, ये यहाँ पर बनाया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंडस, झेलम और चेनाब, ये यहाँ पर 3 रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आती है। रवि, ब्यास और सतलज, ये 3 इंडिया के हिस्से में आती है। जैसे मैंने बताया था CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पाकिस्तान के हिस्से में आता है, ठीक है। तो ये कम से कम आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी का यहाँ पर जो है ये है राबीस, ठीक है, तो राबीसू, तो सुबारा, क्या बताया था इसका, मैंने कुछ बताया था, याद नहीं रहा अभी। तो यहाँ पर इसका देख लेना, यहाँ पर ये इंडिया के हिस्से में आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट बात करूं अभी यहाँ से ये जो रिवर है इसके बारे में, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, तो इसके चलते यहाँ पर चेनाब रिवर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। चेनाब रिवर जो है ये हिमालय से निकल कर आती है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान, इससे पहले यहाँ पर पाकिस्तान में जाने से पहले यहाँ पर इनको कवर करती है, ठीक है, तब जाकर इंडस रिवर में मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसके ऊपर कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली इसका नाम है यहाँ पर सलम डैम, ठीक है, तो सालम डैम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर दुलहसी हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नजर आएगा, पाकुल दुल डैम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में किरू, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर क्यों बता रहा हूं आप लोगों को ये, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले एक आसान से क्वेश्चन का चलिए आप लोग आंसर दीजिए। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, जो रिवर है यहाँ पर बेसिकली पास होती है हिमाचल प्रदेश से, उनके नाम आप लोग को बताने हैं। ब्यास चेनाब ओनली, ब्यास रवि ओनली, चेनाब रवि सतलज ओनली, ब्यास चेनाब रवि सतलज और यमुना। तो कौन सी रिवर है जो यहाँ पर पास होती है हिमालय से, सॉरी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, आंसर इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, ठीक है। तो आंसर इसका डी है, यानी कि सारी की सारी रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश से पास होती हैं। अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है कुछ रिवर्स के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है कि जो इंडस रिवर है उसमें गिरने से पहले यहां पर जो रिवर है वो पहले किसी और रिवर में जाकर गिरती है और फिर वो रिवर आकर डायरेक्ट यहां पर बेसिकली इंडस रिवर के साथ में कनेक्ट होती है। तो यहां पर ये आप लोगों को बताना है वो कौन सी रिवर है, यानी कि पहले उस रिवर के साथ में सारी रिवर मिल जाती है और फिर वो रिवर आकर इंडस रिवर में मिलती है। तो बात की जा रही है चेनाब, झेलम, रवि या सतलज। तो इसका आंसर दिखाने के लिए मैं आप लोग एक बार मैप पर लेकर चलूंगा, अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे और इसका आंसर भी आप लोग दे पाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर झेलम हो गया, ठीक है, ये चेनाब हो गया और ये रवि रिवर हो गई। ये सारी की सारी जाकर कहां पर मिल रही है, यहां पर ये बेसिकली यहां पर देखने को मिलेगी। फिर यहां पर सतलज रिवर चली आ रही है और फिर यहां पर आकर ये सतलज में मिल जाती है और सतलज फिर आगे जाकर मिलती है। तो ये रिवर आंसर कौन सा हो गया आप लोगों का, तो ये हो गया आप लोगों का सतलज, ठीक है। तो इस तरीके से भी यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछती है, तो यहां पर आप लोगों का आंसर जो है वो डी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार यहां पर बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया। यहाँ पर ग्लेशियर के नाम दे रखे हैं, यानी कि हिमनाथ के, और ये नदी के नाम दे रखे हैं। कौन कौन सी नदी यहाँ पर कनेक्टेड है। पहला यहाँ पर बंदरपुंछ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है बेसिकली बारासिगरी। तीसरा यहाँ पर बोला गया है ये है मिलाम। चौथा बोला गया यहाँ पर सियाचिन और पांचवा बोला गया यहाँ पर जेमू। तो सही आंसर कौन सा है कि नदी के साथ में यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर तो कौन सी नदी के साथ में यहाँ पर सही कनेक्टेड है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर जाकर सर्च करिएगा, और इसलिए बोल रहा हूँ सर्च करने के लिए इन ग्लेशियर को थोड़ा सा जाकर निहारिएगा भी, इनकी लोकेशन और यहाँ पर ये नदियां। तो थोड़ा सा होमवर्क रहेगा, पर लेकिन एक बार काम कर लोगे इसके ऊपर तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। वैसे पीडीएफ में आंसर डाल दूंगा, अगर ज्यादा ही मशक्कत लगेगी तो पीडीएफ खोलकर देख लेना, तो आप लोगों की समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं वैसे, पर लेकिन एक बार खुद से ट्राई जरूर करिएगा, ओके। आईएमएफ के बारे में बात की जा रही है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि यहाँ पर इसके द्वारा अभी रिसेंटली इंडिया की ग्रोथ जो है वो 8.2 जो है वो फोरकास्ट की गई है 2023 के लिए। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी और जीएस पेपर 2 के अंदर भी, इसके बारे में इकोनॉमिक या फिर इंटरनेशनल जो यहाँ पर उससे रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है यहाँ पर ये बेसिकली बता रहा है कि हमारी जो ग्रोथ रहने वाली है आने वाले टाइम में यहाँ पर वो अच्छी खासी रहने वाली है, ठीक है। तो यानी कि फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमी होगी वर्ल्ड में वो हमारी देखने को मिलेगी,
और चाइना के डबल हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ने वाली है। तो ये अच्छी बात है। जबकि वर्ल्ड का जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं रहेगा, ये 3.6 रहेगा। यहाँ पर बेसिकली पहले बताया गया था 6.1 रहने वाला है, पर लेकिन अभी कोविड-19 ने कमर तोड़ी, उसके बाद में यहाँ पर जो यूक्रेन और रशिया की वॉर ने इसकी कमर तोड़ दी, तो ये भी नीचे आ गया है। ये सारी बातें बताई जा रही हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर में। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो यहां से याद रखिएगा ये आईएमएफ के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं। बात की जा रही है कि इंडिया का जो ग्रोथ है यहाँ पर इनके द्वारा थोड़ा लोअर किया गया है 0.8%, तो कोई बात नहीं, तो ऊपर नीचे होता रहता है जैसे चीजें बढ़ती हैं और फिर नीचे होती रहती है। ठीक है, इंडिया का जो रजिस्टर किया गया था 2021 में 8.9 बोला गया था, पर अभी यहाँ पर घटा दिया गया है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है। फिर से बोल रहा हूँ, ये रटना नहीं है, जो कम से कम रिपोर्ट के बारे में बताया है ये आप लोग याद रखेगा, क्योंकि फिर से चीजें सुधरेंगी। हो सकता है अच्छी चीजें आ जाए, जंप से आ जाए, कोई पॉलिसी ढंग की आ जाए तो चीजें आ जाए। अभी यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पर सारी चीजें डाउनग्रेड कर दी गई है, वो एक अलग बात है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर जो फोरकास्ट की जा रही है एशिया के अंदर जापान की, तो यहाँ पर सबकी फोरकास्ट डाउनग्रेड की गई है। इंडिया की डाउनग्रेड की गई है 0.8, जापान की 0.9। तो ये बातें यहाँ पर कुछ कुछ आप लोगों के सामने बता रखी है। आईएमएफ के द्वारा यहाँ पर ग्लोबल की भी जो डाउन की गई यहाँ पर जैसे बताया कि 3.6 यहाँ पर 2022-23 के लिए और 28 के लिए 0.8 यहाँ पर, और इसी के साथ में 0.2 लोअर देन द जनवरी में जो फोरकास्ट की गई थी, यानी कि जनवरी से लेके अप्रैल तक यहाँ पर और कम कर दी गई है। फिर वही है, रीजन क्या है, रसिया और यूक्रेन। चाइना की जो ग्रोथ है वो काफी कम यहाँ पर आंकी जा रही है। ठीक है, रजिस्टर की जा रही थी ग्रोथ 8.1, यहाँ पर अभी यहाँ पर 4.4 बोल देगा 2022 के लिए, और 2023 के लिए 5.1। तो ये देखने को मिलेगा। यूएसए का भी कुछ ऐसे आप लोगों को यहाँ पर हाल नजर आएगा, सबकी डाउनग्रेड कर दी गई है। यहाँ पर अगर हम लोग बेसिक बातें करें यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की कवर हो जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आईएमएफ जो है यहाँ पर ये बेसिकली इनिशिएट किया गया था 1944 में, और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पर ये देखने को मिला था। तो ये ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में याद रखेगा। आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है वो दोनों यहीं से ही निकल कर आए हैं। जो फॉर्मेशन किया गया था 27 दिसंबर 1945 में, ये बेसिकली वॉशिंगटन डीसी जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल भी है, वहां पर इसको बनाया गया। इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये क्रिस्टलिना जॉर्जेवा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है कौन प्रस्तुत करता है, तो यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रस्तुत करता है। ठीक है, सॉरी, जो आईएमएफ प्रस्तुत करता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन प्रस्तुत करता है, वो भी आईएमएफ ही प्रस्तुत करता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो कंफ्यूज आना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे पूछा गया यहाँ पर बोला गया है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, कौन बनाता है इसको, कौन प्रिपेयर करता है। तो पहला बोला गया यहाँ पर बेसिकली क्या है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। दूसरा बोला गया आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तीसरा बोला गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। चौथा बोला गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी एफ डी। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अभी आप लोग को आंसर बताएं यहाँ पर दोनों रिपोर्ट के बारे में, तो आईएमएफ के द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, और ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया ये यहाँ पर आप लोग खुद भी देखा करो पुराने क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के, ताकि लंबे समय तक चीजें जो है वो याद रख सको। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब आए, उन्होंने एक बात बोली थी कि मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि कम से कम लोग हो और ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो उसी के कॉन्सेप्ट पर आगे चलते हुए कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया यहाँ पर अभी जो कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर है उसको, जिसके बेसिकली उसको अभी यहाँ पर एक तरीके से मर्ज करने की बात की जा रही है विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर के साथ में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो रिसर्च है उसके साथ में आप लोग कनेक्टेड देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। यूपीएससी प्रीलिम्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, तो ये तो मैंने बता दिया किसके साथ में कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो सीडीसी यानी कि कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर का अमलगमेशन यहां पर किया जा रहा है किसके साथ में, सीएसआईआर के साथ में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी यहां पर अगर आप लोगों से बात की जाए सीएसआईआर और सीडीसी जो है यहां पर ये 2 सेपरेट बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आती है।
अगर अलग अलग बातें करूं सीएसआईआर के बारे में, तो ये 1942 में यहां पर सेटअप किया गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से, यहां पर 1860 का था जो नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, यहां पर ताकि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन वेलफेयर बन सके। यानी कि सीएसआईआर के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। बाकी सीडीसी जो है ये यहां पर 1986 में यहां पर बनाया गया, यानी कि इसके बाद में यहां पर बनाया गया, पहले ही बना चुका था। ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता था यहां पर डीएसआईआर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को, ताकि यहां पर प्रमोशन किया जा सके, स्किल और कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। सीडीसी जो है यहां पर ये अप्रूव कर चुका है यहां पर बेसिकली ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूट ऑफ डीएसआईआर बाय द यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2004 में। सीडीसी जो है यहां पर ये सेंटर कहां पर लोकेटेड है, बेसिकली न्यू दिल्ली के अंदर में। अभी यहां पर 14 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई थी और नीति आयोग के द्वारा यहां पर तो रिव्यू किया गया कि यहां पर एक तरीके से इस तरीके जो डिपार्टमेंट है उनको लेकर चलना है, तो फिर उनको एक तरीके से कि ज्यादा बर्डन रहता है तो उनको मर्ज कर देते हैं कई बार, तो इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो डिपार्टमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर जी का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि लोग कम होने चाहिए और ज्यादा आउटपुट आना चाहिए, उसके तहत यहां पर इसको मर्ज कर दिया गया है। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके बारे में याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हमारी कंट्री में 1942 में बनाया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत यहां पर इसको बनाया गया था। ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया 1942 में, बता दिया, जिसके बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल गया प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जैसे ही कोई देश का पीएम बनता है वो यहां पर इसका प्रेसिडेंट बन जाता है। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर होते हैं, वो कौन है ये आप लोग बताना है आज के डेट में हमारी कंट्री में। और डायरेक्टर जनरल कौन है ये भी आप लोग को बताना है। हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में जो रिसर्च करते हैं, ओशन में आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्ट चला रखा है कि किस तरीके से ओशन के अंदर में जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनके ऊपर बात की जाती है। लाइफ साइंस, मेटलर्जी, माइनिंग, फूड, पेट्रोलियम, लेदर, इन्वायरमेंट, इनमें जो भी स्टडी रिसर्च की जाती है वो यहीं से निकल कर आती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से अंदर तक जाने दिया होगा, जिससे कि आप लोग चीजों को चेंज कर पाएंगे लाइफ में। 2 इंपॉर्टेंट डे देखे हम लोगों ने, काफी डिटेल में इनके बारे में आप लोगों से बातें की। इसी के साथ में सीमेंट के साथ में मास्क मिलाकर हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक तरीके से अच्छा सीमेंट बनाया, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कितने तरीके अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। एनएसओ सीएसओ इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया, और यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर जो बातें की, हम लोगों ने यहां पर बातें की किसके बारे में, ये रिवर सिस्टम के बारे में कुछ बातें की, प्रोजेक्ट के बारे में बातें की, और यहां से आप लोगों से मैंने क्वेश्चन भी पूछा है। तो यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में यहां पर बातें की, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोग बन चुके हैं यहां पर। इसी के साथ में यहां पर डिपार्टमेंट का मर्जर देखने को मिला, और सीएसआईआर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप लोगों को जानने को मिला। तो कैसा रहा ये डिस्कशन, टकटकी लगाकर देखा कि नहीं ये जरूर बताएगा। और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। और मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, रिविजन में बहुत ज्यादा फायदा करेगी। और एग्जाम आ रहे हैं, फटाफट इनको निपटा लो जो भी मंथली वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रिविजन स्टार्ट कर दिया है। एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोगों का रिविजन कंप्लीट हो जाया करे उसके नीचे डी या फिर डन लिख दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग कितने आतुर हो इन चीजों को लेकर, और उसी हिसाब से मैं आगे चीजें जो है वो चेंज करता रहूं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।